अरे भाई, जो चीज पब्लिक हो गई उसके ऊपर आप क्या सवाल कर रहे हैं? आप सवाल उस पे करें जो पब्लिक नहीं हुई। जो चीज आपके सामने एक जराए आमदन पब्लिक नहीं हुए ना, जराए आमदन के पब्लिक नहीं हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आज सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में ये इंकशाफ सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 65 बैंक अकाउंट्स हैं और 2008 और 2009 और फिर 2012 से 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स और 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए, जबकि 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स को छुपा लिया गया। इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में फंड से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। इस रिपोर्ट में पेश की गई स्टेट बैंक की बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के फंड्स मौसूल हुए, जिसमें से तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड जाहिर किए, जबकि 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने का मामला इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन या कोई और सियासी मुखालिफ जमात नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने ही बानी रुकन अकबर एस बाबर 2014 में लेकर आए थे। अकबर एस बाबर ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्कियों से भी फंड्स हासिल किए हैं और जिसकी पाकिस्तानी कानून बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। अकबर एस बाबर के मुताबिक अमरीका और बरतानिया में पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा कर लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनीज बनाई गई, जिनमें आने वाला ममनुआ ज़राए से जो फंड था वो ममनुआ ज़राए से हासिल किया गया था। और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से भी ममनुआ ज़राए से पार्टी को फंड्स मिले और ये रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काम करने वाले कारकुनों के अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, जबकि मशरिक़ वस्ता के ममालिक से भी हुंडी के जरिए पार्टी के फंड्स में रकम भिजवाई गई। तो अकबर एस बाबर जब इलेक्शन कमीशन में मुकदमा लेकर गए तो उस वक्त इमरान खान ने यह दावा किया था, उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, कि वो इलेक्शन कमीशन में मुकदमा जीत जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर करती रही है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट सामने आ गई है। उसमें बैंक अकाउंट छुपाने का इंकशाफ हुआ है। गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट आने के बाद पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस का फैसला भी एक साथ करने का मुतालबा कर रही है। इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी की इस रिपोर्ट को भी पब्लिक ना करने की इस्तदा की गई है। क्या गुफ्तगू आज असद उमर साहब ने की है, जरा देखिए। तो दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये किस तरह से ये इज्तिमाई फ़ैसलों की तवक्को कर रहे हैं और इज्तिमाई फ़ैसलों की बात कर रहे हैं। इज्तिमाई शादियों का तो सुना था, ये इज्तिमाई फ़ैसलों का मामला पहली बार सामने आया है। इस रिपोर्ट आने के बाद अपोजिशन ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल की जानिब से जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा इस बात का सबूत है कि तहरीक इंसाफ की चोरी अब पकड़ी जा चुकी है। अपोजिशन के इस बयान में और इस बयानिए में कितना दम है और क्या वाकई इन अकाउंट्स को छुपाया गया और अगर छुपाया गया तो क्यों छुपाया गया, इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर डॉक्टर जरका साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना तनवीर हुसैन साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जरका साहिबा, ये पहले तो ये 53 अकाउंट्स क्यों छुपाए गए, जो अब स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया कि 53 अकाउंट छुपाए गए, 31 करोड़ की रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर ही नहीं की गई, क्यों किया ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो सबसे पहली बात ये कि खबर तो सही कर ले, 53 अकाउंट तो थे ही नहीं, 26 अकाउंट हैं। ये मेरे पास सारी लिस्ट है अकाउंट्स की। स्टेट बैंक ने जो 26 अकाउंट हैं पीटीआई के, और जिनमें से के 8 अभी फ़ाल हैं। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सब पार्टीज़ के, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकाउंट्स की तादाद 65 नहीं है आप कह रही हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो रिपोर्ट है वो उसमें 65 अकाउंट्स हैं और 12 बैंक अकाउंट्स इसमें जाहिर किए गए हैं। बिल्कुल 26 है आपके पास। जी 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 गलत। जी 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 मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप सुन लीजिए। बैंक अल हबीब में 6 अकाउंट थे, हबीब बैंक लिमिटेड में 11 अकाउंट थे, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में 2 थे, मुस्लिम कमर्शियल बैंक में 4 थे, नेशनल बैंक में 1,
बैंक ऑफ खैबर में एक, बैंक ऑफ पंजाब में एक, और टोटल 26 थे। सो ये अकाउंट्स हैं 26। और हम ये कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ, देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने ना कोई फैक्ट्री बनाई, ना उसका कोई रिश्तेदार हुकूमत में है, ना उसने कोई नेपोटिज्म किया, ना उसने कोई फेवरेटिज्म किया। आप मुझे बता दें, अपने घर में रहते, अपना खाना खाते, ऐसे लीडर जिसके ऊपर दुनिया नाज करती है, सुप्रीम कोर्ट ने 8 महीने उनके ऊपर केस चलाया और फिर उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो भी अकाउंट्स हैं सब आपके सामने, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तीनों पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तीनों का मवाजना करे, तीनों के अकाउंट सामने लेके आए। ये तफरीक के साथ सिर्फ पीटीआई का नाम लेना, आज असल में मसला क्या है? आज मसला ये है कि आज मरियम बीबी और परवेज रशीद की जो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें इस कदर तज़ीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जर्नलिस्ट के लिए, जिस तरह से उनको बिकाऊ माल बताया गया है, जिस तरह अब्बू जान की तरफ से आए हुए तोहफे भेजने को कहा है कि वो 2 टोकरियां आई हैं आज़रबाईजान से, वो फलां को भेज दें, वो फलां को भेज दें, और फलां हमारी बात नहीं करता, वो सही बात करते, हमारी बात, यानी ये इन्होंने तो पूरी दुनिया में बार बार ये मशहूर कर दिया है कि जर्नलिस्ट खरीद और फरोख्त के नीचे आते हैं। एक लॉयर का, जज साहब का भी उन्होंने नाम ले लिया, बाबर सत्तार साहब का, मतलब कुछ कि वो इनसे खरीदे नहीं जा रहे। तो यानी ये लेवल है, जब ये चीजें आती हैं तो फिर इस तरह की बातें आती हैं। आप मुझे बताइए, कोई इनके पास जवाब है इस कदर गिरी हुई घटिया बातें करने का? इनके खिलाफ आज इनको, जो हमारे जर्नलिस्ट बरादरान हैं, इनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए। ये किस किस्म की बातें हैं? अगर ये आगे से कहें कि नहीं जी ये तो ऑडियो लीक है सिर्फ, तो आप उनसे पूछे कि अरशद मलिक का क्या हुआ, और जो अभी इनके राना नसीम उनका क्या हुआ? वो तो ले जाते हैं कोर्ट में और उनका फोरेंसिक भी नहीं करा सके। उस ऑडियो की तरफ तो बिल्कुल चलते हैं, जरा उस ऑडियो से मुताल्लिक सवालात भी राना साहब से करेंगे, उसके जवाब भी लेंगे। उनकी फोरेंसिक नहीं हो सकी। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, जाहिर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर जो इल्जाम लगा था, जो केस खुला, वो आपके अपने बानी रुकन की जानिब से तमाम इल्जाम लगाए, वो इस केस को लेकर गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग का थोड़ा मामला डिफरेंट है, केसेस सेम हो सकते हैं लेकिन तरीकाकार उधर तक ले जाने का डिफरेंट है। तो राना तनवीर साहब, अब ये लड़का साहब कह रही है तो अकाउंट से गलत कोट किए इलेक्शन कमीशन ने, 65 अकाउंट्स हैं नहीं, ये तो 26 अकाउंट्स हैं और आप लोग 65 कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ बातें सुन के। ये एक साफ, एक खौफ, एक फ्रस्ट्रेशन टपक रही है इनसे कि फंस गए हैं, बस दुनिया को ये एक्सपोज हो गए हैं कि ये नाअहल ही नहीं, ये करप्ट लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं। बेईमान का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिस तरह इन्होंने 65 ना हो, 65 ना हो, 26 हो, एक हो अकाउंट, अगर कोई भी ऐसा है जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो लायबल टू बी एक्शन जो भी उसका बनता है। सारी पार्टी बैन होती है, ये सारे डिस्क्वालीफाई होते हैं, जो भी वो इलेक्शन कमीशन या अदालतें फैसला करेंगी। लेकिन ये बात कहना कि राना शफीक फलाना, यार वो बात, ये इशू इस वक्त आप बात कर रहे हैं कि पार्टी फंड जो हुआ है उसके जो बाहर से आई हैं चीजें, वो गैर कानूनी तौर पे आई हैं, जो नहीं उसकी और कानून इजाजत नहीं देता। बड़ी सिंपल सी बात है। तो उसमें कौन सी, क्या सीख रहे हैं कि वो ऐसा हो गया, फला हो गया, वो पता नहीं क्या। राना साहब, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी आपके और पीपल्स पार्टी के फैसले भी पीटीआई के साथ ही हो जाएं फॉरेन फंडिंग के, तो इस पर आपको कोई एतराज तो नहीं जो ये मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुन लेना। बात ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, इनसे बंदा पूछे कि एक सांस में ये 2 बातें करते हैं। एक सांस में तो ये कहते हैं कि इनका भी होना चाहिए। भाई हम कब कहते हैं, ये तो नहीं ना आप कह सकते हैं कि जी आप पकड़े गए, जब दूसरी पार्टियां पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। तो आपका 2014 से हुआ है शुरू, और आप मुख्तलिफ अदालतों के जरिए छुपते रहे हैं। अब वो फाइनल स्टेज आई है, आज क्या 2022 हो गया है, तो 14 से अब मेरा 8 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं आपको उस केस को लटकाते हुए। अब आप उसका जवाब दें कि क्या आपके पास उसकी एक्सप्लेनेशन है।
65 नहीं है। ठीक है, चलो इमरान साहब फिर जरा मौका दें डॉक्टर जरका साहब से पूछिए क्या एक्सप्लेनेशन है। अगर 65 नहीं है, 65 नहीं है, 26 है जी, तो अगर वो 26 गैर कानूनी है तो वो ठीक है। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। 65 नहीं है, 26 है, चले 26 है ना। ठीक है, चलो इमरान साहब जरा 26 है। अब मौका दें ताकि जरका साहब से मैं इसका जवाब फिर पूछ लूं। जरका साहब तो पहले ही बहुत ज्यादा ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर दिए हैं। नहीं अब आप वो उस जानिब जब खौफ की चीज क्या है भाई, आप जवाब दें। सही, इलेक्शन कमीशन में जवाब दें कि किस बात कर रहे हैं आप। तो जरका साहब ये मंतक क्यों है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी साथ ही फैसले। जी राज साहब जरा मौका दीजिएगा, इसका जवाब भी ले लेना। जी मैं ले रहा हूँ। सादिक अमीन अगर एक ऐसी पार्टी को हेड करता है जो पार्टी गैर कानूनी तौर पे फंडिंग ले रही है, वो बाहर से गैर मुल्की से फंडिंग ले रही है, हुंडी के जरिए ला रही है, तो वो सादिक अमीन को आपने भाड़ में चूल्हे में फेंकने। सही, सादिक अमीन का सर्टिफिकेट। चलिए राज साहब मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा आपको मजीद मौका देता हूँ। सही है, जरा जरका साहब को मौका दीजिएगा। अब जरका साहब ये मंतक क्यों है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फैसले साथ आए? भाई आपके खिलाफ आपके बानी रुकन ने केस किया था, आपका फैसला अलग होना चाहिए, उनके भी बिल्कुल होने चाहिए, साथ साथ उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अलग-अलग भी आ जाए तो इस पर एतराज क्या है? ये तीनों के फैसले साथ क्यों आए? देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों के अलग भी कर लें, साथ भी कर लें। देखिए बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन इसका सवाल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वो बॉडी है कि जिसके जब सामने सारी पार्टीज आती हैं तो उन्होंने सबका मवाजना बराबर करना होता है। ये कोई केस नहीं है कि मुद्दई लेके गया है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को स्क्रूटनी करनी होती है सब पार्टीज की, उन्होंने अपने पेपर सबमिट करने होते हैं, उन्होंने अपने इलेक्शंस कराने होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन के फाल होने का एक एविडेंस है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरी बात, आज की सबसे बड़ी खबर जिसको ये हड़प करना चाह रहे हैं वो क्या है? वो है शहबाज शरीफ साहब का आज कोर्ट में आना। उनके जो 14 नौकर थे जिनकी 600 से लेकर 25,000 रुपए तनख्वाह थी, उनके अकाउंट्स में 16 अरब रुपए, मुझको तो ये भी नहीं पता अरब में जीरो कितने होते हैं, तो 16 अरब रुपए के अकाउंट्स उन गरीब 14 मुलाजमों के अकाउंट्स में आए। और फिर वो कोई बेचारा, कोई सफाई करने वाला, कोई ड्राइवर, कोई पीएन, उन सबको उनमें से जो फौत हो गए उनके अकाउंट अभी भी चल रहे हैं। कौन सी खबर किसके लिए बड़ी है? ये तो ये फैसला उसी को करने दो। और ये तो इस खबर गुजारिश, अरबों में कितने जीरो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चल जाएगा। जो खान साहब का जो टैक्स है वो 1 करोड़ तक पहुंच गया। गुजारिश सुने ना, देखिए 1 करोड़ के जीरो तो आप लोगों को पता चल गए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता अरबों तक भी पहुंचने वाले होंगे। तो खान साहब ने टैक्स दिया, चले अच्छी बात है। अगर आप इनसे पूछे ना, ये तो सारी आदादो शुमार की बातें करने वाले, इनसे पूछे एवन फील्ड का अभी तक हिसाब क्यों नहीं आया? नेशनल असेंबली में कहा था खड़े होके, किसने कहा था? ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ये कौन सी पनामा, कौन सी ऐसी चीज है, ये खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब ने कहा था एक एक रसीद दे दूंगा, आज तक एक रसीद नहीं आई। सरे महल की बात कर लें, ये तो हमारे इतने बड़े खांचा करने वाले लोग हैं कि इन्होंने जाके स्विस बैंक्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दे दी सनद के हमें स्विस बैंकों में जो अरबों डॉलर पड़े हैं पाकिस्तानी लीडरों के, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए पाकिस्तान हमेशा के लिए मावरा हो गया है। किसने करवाया? ये 18वीं तरमीम जो हुकूमत लेके आई उन्होंने करवाया। और ये जो नून लीग की हुकूमत है, जिन्होंने 90s में जब इनकी हुकूमतें आई तो इन्होंने व्हाइट कॉलर क्राइम का जो बेहतरीन तरीका निकाला कि यहां से पैसे साइफन ऑफ करके बाहर ले जाएं, बाहर जाके प्रॉपर्टीज खरीदें। आप इंग्लैंड में देखिए कि इन्होंने लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम में इन्होंने जो शैडो जो इन्होंने खोली हुई थी कंपनीज, जिनके थ्रू ये वहां पे अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स इन पर तो ये तमाम केसेस चल रहे हैं ना अदालतों में। ये इनको तो ज़ाहिर है इनको ये जवाब देने हैं, अदालतों से सजाएं भी हो रही हैं, एहतसाब भी हो रहा है। और अब लेकिन ज़ाहिर जो खान साहब का जो टैक्स एकदम से 1 साल में इसमें कई गुना इजाफा हुआ है। देखिए ना, वो तो आपको पता है, अब लेटेस्ट आपको पता। अरे भाई मेरी बात सुनिए, खान साहब ने निकलवाए ना एफबीआर के अकाउंट। हुकूमत किसकी है? खान साहब की हुकूमत है ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने भी डिक्लेयर कराए और बाकी सब के। यही तो सवाल है कि वजीर आजम होते हुए उन्होंने ऐसा कौन सा कारोबार किया जो उनका इनकम टैक्स से 2 लाख से 1 करोड़ पे पहुंच गया? अब अगला प्रोग्राम इसके ऊपर कर लेते हैं तो उस पर एक एक चीज ले आएंगे
और उसकी डिस्कशन कर लेंगे। जब एक चीज ओपन होगी, देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन और पब्लिक, जितने भी आपके पब्लिक प्रोफाइल वाले लोग हैं, जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जो लोग सियासतदान हैं, दे आर पब्लिक फिगर्स, सबके एसेट्स बशमूल मेरे, हमारे एसेट्स, हमारी इनकम, हम कितना टैक्स देते हैं, हम कौन सी गाड़ी चलाते हैं, कौन से घर में रहते हैं, ये सब पब्लिक की इंफॉर्मेशन है। एक बात मैं आपको याद करा दूं, हम सबको याद होनी चाहिए कि जितने भी हुकूमत के एम्प्लॉइज हैं, खा वो सिविल सर्वेंट है, खा वो मिलिट्री है, खा वो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं, सबकी तनख्वाहें और मराआत पाकिस्तान के आम शहरी के टैक्स से आती है। आम शहरी का टैक्स उनके ऊपर लगता है, हमारे ऊपर लगता है, सो हम जवाबदेह हैं। जवाबदेह है पाकिस्तान का हर पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान का हर मिनिस्टर, अभी वाला और पिछले वाला, कि उन्होंने वो पैसे कैसे खर्च किए, और ये सवाल होने चाहिए। हम तो पहले लोग हैं जो कहते हैं होने चाहिए। हम वो वाहिद जमात है जिसने पिछली हुकूमत में, जब हमारी सिर्फ केपी में हुकूमत थी, अपने सिटिंग वजीरों के ऊपर हमने केसेस, जब लोगों ने एलिगेशंस की तो ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब थे, उनके ऊपर हुआ। अभी इस टेन्योर में अलीम खान साहब, सिप्तैन साहब, सबके ऊपर जिसके ऊपर एलिगेशन आई, तो उनको खान साहब ने जब इतना ज्यादा टैक्स दिया और ये लिस्ट भी खुद उनके ऑर्डर्स पर जारी हुई है, फिर ऑपोजिशन इतना शोर क्यों मचा रही है? तो राना तनवीर साहब, ये आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जिसने जो अपना टैक्स दिया है वो भी सबके सामने शो किया, शोर ही मचा, और आप लोग उल्टा शोर मचा रहे हैं कि वो इतना टैक्स उन्होंने क्यों दिया है। सवाल तो होना चाहिए आप लोगों ने, जो शहबाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने, ये जो इतनी शाहाना जिंदगी आप लोग गुजारते हैं, इतने कम टैक्स आप लोगों ने अदा किए हैं, सवाल तो ये भी होना चाहिए। फिर बात सुने, मैं हैरान हूँ कि चीखें निकल रही हैं। बात यह है कि अल्टीमेटली इनके वो कहते जी के सादक अमीन का तो पता चल गया ना कि किस तरह का बयानदार है कि एक साल में कोई, मेरा ख्याल है जो आमदन बढ़ी है वो कहते थे ना 90% बढ़ गए हैं फला के हिसाब से, तो 90 टाइम किए तो पता नहीं कितने 100 टाइम से भी ज्यादा बढ़ गए। ये तो क्वेश्चन तो बनता है ना कि अगर मैं 1 लाख या 2 लाख आज दे रहा हूँ इनकम टैक्स, इनकम अपनी पे, और अब मैं 98 अगले साल दूँ, तो फिर वो इनकम यकदम को हीरोइन तो नहीं ना बेची इसने, प्राइम मिनिस्टर ने। सोर्स ऑफ इनकम भी कोई नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कोई फैक्ट्री बताएं, कोई एग्रीकल्चर जमीन बता दें, कोई चीज बता दें, ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं, किधर से इनकम आई है। यार चोर तो पकड़े गए हैं। तो इसलिए ये कहना अब परेशान हाल है कि हमारी तो सारी चोरी पकड़ी जा रही है। अब ये कहते हैं ये पार्लियामेंट की डायरेक्टरी हमने तो कहा कि ये MNAs सेनेटर्स के बताएं, ये सार डार के टाइम पे हमने किया था कि इनकी पास डायरेक्टरी है, सारे एसेट्स की और इनकम टैक्स की वो पब्लिश करेंगे, जो की भी हमने। तो ये पता नहीं हर काम कोई, ठीक है, अब एक काम भी नहीं। ज़राए आमदन का आपने सवाल उठाया कि ज़ाहिर कई गुना क्योंकि टैक्स बढ़ा है। बता दें, सुबह प्राइम मिनिस्टर सुबह टीवी, मेरी बात सुने, टीवी पे आए और कहें जी ये बड़ा एक चल रहा है। तो डॉक्टर जरका साहब, ये अभी 1.5-2 साल पहले के खान साहब का बयान जो उन्होंने बताया था कि 2 लाख उनकी तनख्वाह है और उस 2 लाख में उनका गुजारा नहीं होता, ये 2 साल में एकदम कैसे हालात बदल गए कि वो 1 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे हैं, 2 लाख में उनका गुजारा नहीं होता था। ये कौन से ज़राए आमदन है, क्या कारोबार किया उन्होंने? ये इस बात में लेना आगे टीवी पे आके लोगों को बताया कि ये मेरी जरिए आमदन है। जी 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 डॉक्टर साहब, मेरा मुझे आई है कुछ कट्टे पाले हैं या मुर्गियां। जी राना साहब, सवाल कर दिया मैंने जरका साहब से, मौका दीजिएगा उन्हें जवाब का। जी आप इनसे पहले डिसाइड करा लें। जी जी जी, बात ये है, राना साहब की बातें मैं इतने शौक से सुन रही हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये आजकल हेड हैं, तो इनकी नेक्स्ट मीटिंग में अटेंड करूंगी और इनसे वो पूछूंगी कि जो ये बातें कर रहे हैं उसमें पीछे क्या है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो भी प्रॉपर्टीज है सबको पता है, सबके आगे जो उनकी ज़मीनें हैं, मौरूसी ज़मीनें हैं, उनको उन्होंने डिक्लेयर किया। उनसे जो उनको एग्रीकल्चरल इनकम आ रही होगी, जो उनका टैक्स बनता होगा, उन्होंने दिया। मैंने उनके असासे नहीं देखे, बट आप भी देख लें, दिखा दें तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जो चीज पब्लिक हो गई, मेरी गुजारिश सुने, जो चीज पब्लिक हो गई, अरे भाई जो चीज पब्लिक हो गई उसके ऊपर आप क्या सवाल कर रहे हैं? आप सवाल उस पे करें जो पब्लिक नहीं हुई। जो चीज आपके सामने एक ज़राए आमदन पब्लिक नहीं हुए ना, ज़राए आमदन के पब्लिक नहीं हुए, कहां से कमाया, आप बताएं, जरूर बताएं। जी, ये करोड़ों रुपए जो कमाए कहां से कमाए जिस पे 1 करोड़ रुपए टैक्स दिया उन्होंने? पूछे। अरे भाई ठीक है, मेरी अरबाब साहब, मेरी बात,
मेरी बात, आप पूछे सवाल, मैंने ये तो नहीं कहा मेरी इनकम तो नहीं है ना, आप पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक एक पर्ची, जो उनका अपार्टमेंट था यूके में जिसको उन्होंने बेच के बन्नी गाला की प्रॉपर्टी ली थी, एक एक कागज उसका उन्होंने सबमिट किया कोर्ट में। तो आप पूछ लें, सब जवाब मिल जाएंगे। ये इनकी तरह के थोड़ी हैं लोग कि आधा रायविंड की जमीन शामलात थी, उसको इन्होंने काबू कर लिया, औकाफ की जमीन थी, रायविंड की जमीन। अरे भाई आप इनसे पूछें, उसमें उन्होंने नहीं आप बताया। कुछ बात बना दें, उन्होंने नहीं बताया तो आप पूछ लेते ना, आप पूछ लेते। आप इनसे ये पूछे जो चीज सामने, आप बताए रायविंड की जमीन क्या औकाफ की जमीन नहीं थी? क्या औकाफ की जमीन नहीं थी? वो इनसे पूछ लें। रायविंड का जो महल बना हुआ है, अब इनको हंसी आ रही है। 1.5 मिनट साहब मुस्तकिल ऐसे राणा साहब क्यों, हंसने की वजह क्या है? रायविंड की जमीन किसकी थी? औकाफ की थी? जी राणा साहब। अब साहब मैं बताऊं, इसमें पहले बताऊंगा प्राइम मिनिस्टर ने चक्कर क्या चलाया है। जी चक्कर ये है कि वो उसकी हिल कॉटन बनी है, अच्छा, उसने उस पे टैक्स दे के उसको वाइट करने की कोशिश की है। प्राइम मिनिस्टर मुझे कोई नहीं पूछेगा PR के ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये उन्होंने कहा कि ताकि मैं टैक्स दे के इसको मैं कर लूँ, अपना कवर दे लूँ अपने इस पैसों को। कल को मुझे एक उसने ये तरीका ढूंढा, ये मेरा अंदाजा है कि ये उसने चक्कर चलाया है। अच्छा, कि वो परसेंटेज दे के जो भी इनकम टैक्स बनता था, उसने कहा मेरी आमदन 4 करोड़ है या जो भी उसने कहा है, तो उस पर मैं ये टैक्स दे रहा हूँ, जो भी हो, और वो कर लिया था। अब उसको क्या पता था बेचारे को कि आए दिन मेरी गाड़ी पकड़ी जाती। तो बात करते हैं, जवाब ये क्वेश्चन मांग रहे हैं आप, कौम सवाल कर रही है उससे, एक सादक अमीन प्राइम मिनिस्टर से, सरदार प्राइम मिनिस्टर से, जो कहता है मेरा ब्रांड है बड़ी दयानतदारी। अब वो उसका बनता है सियासत मदीना का हुक्मरान जो है, उसे चाहिए कि टीवी पे आए और 22 करोड़ अवाम। राज़ब आप अपनी कमेटी के थ्रू ये सवाल उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं, और क्या आपको जवाब देने का कोई पाबंद होगा पूरी कौमी असेंबली में? जी वो भी सुन ले कि जो नैब का चेयरमैन है वो सुन ले बाब साहब, नैब का जो चेयरमैन है उसको हमने बुलाया था कमेटी में, बिल्कुल, और उसको उसने जो 6 तारीख को, परसों जो 6 तारीख है, फिर बुलाया था कि आप रिकवरी से एक एक पैसे का हमें हिसाब दें आके। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये गठजोड़ देखे इनका कैसा है, आज एक नोटिफिकेशन किया है जी कि ही चेयरमैन नैब इज नो मोर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये नोटिफिकेशन है। PG हेडक्वार्टर इज हियर बाई नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर नैब। अब DG हेडक्वार्टर जो है ना, वो परसों आके मुझे जवाब देगा। लेकिन आपने तो उन्हें पहले कॉल की हुई है, बुलाया हुआ आपने पहले, और नोटिफिकेशन आज हुआ है ना, ये नोटिफिकेशन क्या उस टाइम पर भी पास्ट में भी जाके लागू हुआ? मैंने तो उसको बुलाया है कि 6 तारीख को जवाब दो। अब उसने अपने से प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को हम बुलाते, वो से निकल गया है। प्राइम मिनिस्टर को जाके उसने कहा जी मैंने आपकी इतनी खिदमत की है, मुझे इससे निकाल ले इस काम से। सही, आप मुझे बताएं कि ये जानकारी है, ये इनका इंतजार है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये कौन सी मखलूक है, किधर से आ गए, ना इनके लिए कानून है ना। राज़ब आपकी ये कमेटी क्या प्राइम मिनिस्टर को बुला सकती है और उनसे पूछ सकती है सवाल उनकी जराए आमदन से? इधर वो उसने नहीं को उसको चेयरमैन नैब को निकाल दिया उससे। हम वी विल ट्राई। मैं कमेटी के इख्तियार से मुतालिक पूछ रहा हूँ, क्या कानून में कमेटी को इख्तियार हासिल है प्राइम मिनिस्टर को बुलाने? बिल्कुल इख्तियार है। मेरी बात सुनने, अगर प्राइम मिनिस्टर कौम को बताता कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो हम पूछेंगे बिल्कुल। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर जरका साहबा। राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना तनवीर साहब ने कहा कि बिल्कुल उनकी हासिल है कानूनी तौर पर कि वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर उनसे उनके ज़राए आमदन पूछ सकते हैं। अब गुज़िश्ता एक साल हमने देखा कि अपोजिशन हुकूमत को सड़कों पर बड़ा टफ टाइम दिया, इलेक्शंस में, ज़िमनी इलेक्शंस में बड़ा टफ टाइम दिया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को अक्सर नाकामी हुई है। पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ हमेशा हुकूमत ने कामयाबी हासिल की। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू की एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और नया साल शुरू होते ही बड़ी बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स इस साल के आगाज़ में शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो स्क्रूटनी कमेटी थी, आज जब उसका फैसला आया तो अब एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन की जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हैं। उसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज़ इनकम टैक्स की रिपोर्ट जारी हुई थी, एक बड़ी लिस्ट सामने आई थी जिसमें वज़ीर आज़म से लेकर तमाम अरकान असम्बली के इनकम टैक्सेस शो किए गए थे। उस पर भी गुज़िश्ता रोज़ से ही बात हो रही है। लोग वज़ीर आज़म के ज़राए आमदन पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो, ज़रदारी, शहबाज शरीफ के आमदन पर और उनके लाइफस्टाइल पर भी बात हो रही है कि जिस तरह का शहाना उनका लाइफस्टाइल है, जितनी उनकी आमदनी है, मुल्क और मुल्क से बाहर जो उनके कारोबार हैं, उससे उनका जो इनकम टैक्स है वो मुताबिकत नहीं रखता। लेकिन इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता साल गुजरा, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया गया। सड़कों पर तहरीक चलाई गई। PDM पहले मुत्तहिद थी, मुतहरिक थी, फिर वो मुनक़सिम हो गई, थोड़ी खैर मौसर रही। सेनेट के इंतखाबात हुए, उसके बाद जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें हुकूमत को टफ टाइम मिला। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जहाँ अपोजिशन अब तक मुत्तहिद है, वहाँ पर अपोजिशन मुस्तकिल नाकाम होती रही। पहले बजट आया, बजट को हुकूमत पास कराने में कामयाब हो गई। उसके बाद वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया। उसके बाद फिर साल के आखिर में मिनी बजट आया और दरमियान में कानून साजी का भी दौर आया। 3 दर्जन के करीब कवानीन को मंजूर करवाया गया। तो क्यों अपोजिशन नाकाम होती रही और क्या इस साल भी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन नाकाम होती रहेगी या फिर इस साल सूरत हाल कुछ बदलेगी? सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस सूरत हाल पर कुछ बात करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की नाकामी की क्या वजह थी? खोसा साहब, आप लोग मुत्तहिद थे लेकिन ना बजट में आप लोग हुकूमत को रोक सके, एतमाद के वोट में भी आप लोग वॉकआउट कर गए। हुकूमत ने कामयाबी हासिल की, कानून साजी भी हो गई, मिनी बजट भी पेश हो गया और वो मंजूर भी हो जाएगा। क्यों अपोजिशन मुस्तकिल नाकाम रही है हुकूमत के खिलाफ? आपका क्या ख्याल है कि ये हुकूमत की कामयाबी इसको मुतसव्वर किया जाएगा? मैं समझता हूँ जो पिछला साल था 2021 का 2021, वो बदतरीन साल था पाकिस्तान की तारीख़ में। जितनी बदहाली और जितनी बदनज़मी पाकिस्तान और जितनी आवाम को अज़ियत और कर्ब में आवाम को मुब्तला रखा गया और जितनी वो गुर्बत की दहलीज से नीचे गई है आवाम, और अगर ये समझते हैं कि कानून साजी इस तरह बुलडोज़ करके ये जो है इन्होंने कोई आवाम की या कौम की या मुल्क की या कानून साजी की खिदमत की है, तो इससे ज़्यादा स्याह तरीन हो नहीं सकता है। देखिए, अगर टेलीफोन्स पर जो है उनके लोग इकट्ठे किए जाएंगे, अगर अपोजिशन के जो लोग हैं, जाहिर है कि एक उनके पास इस वक्त कोलिशन की जो उनके नाराज़ लोग भी हैं, चाहे वो तरीन ग्रुप है, चाहे वो PTI के अंदर का एक ऐसा ग्रुप है, या वो PML-Q हमेशा जो नाला होती है, या MQM है, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। आपने बाप का देखा बलूचिस्तान में क्या असर हुआ। तो देखें, अगर इस तरह से आपने ज़ोर से ज़बर से फ़ोन कॉलों पर आपने लोगों को इकट्ठा करना है और इस तरह से बुलडोज़ करके आपने कानून साजी करनी है, तो माफ़ कीजिएगा, मैं इसको कामयाबी नहीं कहूँगा। ना पिछले साल ना उससे पिछले साल अपोजिशन मुत्तहिदा तौर पर कोई एक बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं कर सकी, कोई धरना आप लोग नहीं दे सके इस हुकूमत के खिलाफ। अब ये कल से आप लोग एक तवील मीटिंग्स अपनी शुरू करने जा रहे हैं, इंटरनल पार्टी मीटिंग्स हैं, वो 5, 6, 7 ये 3 रोज़ा मीटिंग्स होंगी। क्या इसमें हिकमत अमली तय करने जा रहे हैं? हुकूमत के खिलाफ अब क्या करेंगे अगले 1.5 साल तक? देखें, सदर साहब ने भी और चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि अब ये जो है पंजाब ही का रुख होगा और पंजाब में डेरे डालेंगे। तो ये कल हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग यहाँ 2 बजे रखी है अपना बिलावल हाउस पे लाहौर में, और अभी तो मैं आपको कोई ख़बर देने के पोजीशन में नहीं हूँ कि कल क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो जाहिर है कि जो मौजूदा इस वक्त मुआशी हालात हैं, जो मुल्क के समाजी हालात हैं, जो मुल्क के जो है लाकानूनियत के हालात हैं, महंगाई के हालात हैं, और जो मुआशी बदहाली के और सारी जो है बदनज़मी, इस पर ये लामहला सेर हासिल बहस होगी। और यकीनी बात है कि इन चीज़ों पर भी होगी जो इस वक्त जो कानून साजी की इसमें हालात हैं इस वक्त, या मिनी बजट है, उस पर भी यकीनन होगी। बाकी सारी चीज़ों मुल्की और मामलात पर भी, और आपकी जितनी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है इस वक्त कि हम माशाल्लाह तने तनहा हैं, हमारे हर लेफ़्ट राइट दोनों ईस्ट वेस्ट बॉर्डर्स पर हमारे माशाल्लाह दुश्मन ही दुश्मन हैं, और चाइना और हमारा जो अमेरिका का इम्बैलेंस है वो भी, उसमें भी हम आके समझ नहीं आ रही है कि हम
ना चाइना हमसे वो सी पैक भी रुक गया है या कम से कम स्लो डाउन हो गया है, और इसी तरह अमेरिका भी हम वो हिंदुस्तान को ज़्यादा वो तरजीह दे रहा है इस वक्त। हमारे अपने मिडल ईस्ट और अरब वर्ल्ड भी हमारी निस्बत हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा उनकी जो झुकाव नज़र आता है। तो ये पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है, और OIC की जो हाल में मीटिंग एक यहाँ हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की हद तक, वो भी चलें। अफ़गानिस्तान को एक स्टेबलाइज़ करने की कोशिश की गई है। अफ़गानिस्तान में यकीनन जितनी ज़्यादा टर्मोइल या टर्बुलेंस होगा या अफ़गान खुदा न खास्ता हुकूमत फेलियर होगा, उसका सारा का सारा जो है फॉल आउट इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर होगा। और पाकिस्तान यकीनी बात है इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि यहाँ भी तालिबानाइजेशन जो है वो ग्लोरीफाई कर दे और अगला जो है पाकिस्तान पर उसका फॉल आउट हो। और पहले तो हम समझते हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस का इनकाद होना जा रहा है, होना चाहिए। KPK में आपने देख लिया हुकूमत को जितनी जूतियाँ पड़ी हैं, और इसलिए वो इससे भाग भी रही है, एतराज़ भी कर रही है। उन्होंने कोशिश की है सबोटाज करने की, सिंध के जो है बल्दियाती जो निज़ाम है, एक्ट है, उसको चैलेंज करने की कोशिश भी, उसमें भी बड़े सर तोड़ कोशिश की जा रही है। और ये ज़ाहिर है पंजाब में भी ये हुकूमत अगरचे PTI की है, लेकिन वो इस तरह भाग रहे हैं कि उनको पता है यहाँ से वाइट वॉश हो जाएगा, बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी PTI। तो खोजा साहब, लेकिन अगर गुज़िश्ता 1-1.5 माह के ज़रदारी साहब के बयानात को देखें तो और उनकी सियासी एक्टिविटीज़ को देखें तो ऐसा तासुर मिलता है कि शायद वो ऐसा तासुर बनाने की कोशिश करें कि पीपल्स पार्टी से कोई डील करने की कोशिश इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। फिर हम नून लीग की तरफ आए, अयाज सदीक साहब गए, मियाँ साहब से मुलाकात की, वापस आए, उन्होंने तासुर ऐसा दिया कोई पैगाम लेकर गए थे और पैगाम लेकर वापस आए। तो ये दोनों अपोजिशन की बड़ी जमातें तासुर बनाने की कोशिश क्यों कर रही हैं कि कोई डील हो रही है? क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है अंदरूनी खाना? देखिए, नून लीग का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी का मैं आपको ये बड़ा वाज़े तौर पर कह सकता हूँ कि हम किसी डील वील की तरफ नहीं जाया करते हैं। लेकिन हमारा मानना ये है कि देखिए, अफवाज पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का एक जुज़्व है जो रियासत के ताबे हैं, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ और जान के नजराने दिए हैं, जो हमारे मैं समझता हूँ कि बॉर्डर्स के मुहाफ़िज़ हैं, और इंटरनल कोई स्ट्राइक हो उसमें भी हमेशा सिविलियन उसके तहत हुक्मरानी के तहत वो जो है बड़े जाँफशानी से काम करते हैं। तो उन्होंने उनकी हमें जो शायबा था सेलेक्टेड का, जो हमने कहा था सेलेक्टेड, अब उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि इमरान खान साहब की नाअहली और नालायकी और जो करप्शन इन्होंने रवा रखी हैं, जो इन्होंने जिस तरह से सरेंडर की है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी के तबाही और के दहाने पर मुल्क को भी खड़ा रख दिया है। अब आपने देख लिया कि KPK के इलेक्शंस में उनका जानिब से कोई मुदाखलत का अंसर नहीं हुआ। देखें, जब आवाम की शमूलियत और शराकत होती है तो फिर कानून में, आइन में, और फिर ओनरशिप मुतसबर होती है पीपल ऑफ पाकिस्तान की। यही रियासत की तारीफ़ है। रियासत का मतलब ही आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 7 में मुंदर्ज किया गया है। वो अवाम पाकिस्तान है, अपने नुमाइंदों के ज़रिए से हक़ के हुक्मरानी रखते हैं। उसमें ना अफवाज पाकिस्तान है, ना अदलिया है, ना कोई और इदारा है। तो अवाम की हकमियत जो है अल्लाह ताला की उसके मुतय्यन शुदा हदूद व क़यूद जो कुरान और सुन्ना में है, उसके तहत अवामुन्नास है जो पाकिस्तान की हुक्मरानी का हक़ रखती है। जब भी इस पर मुदाखलत होती है तो उसके मनफी असरात होते हैं। तो खोजा साहब, अच्छा, कल FBR की जानिब से जो लिस्ट जारी हुई है, वज़ीर आज़म से लेकर तमाम अरकान असम्बली के, उसमें सबके इनकम टैक्स मौजूद हैं। अब ये आपको लग रहा है कि ये इनकम टैक्स वाकई उस लाइफस्टाइल से मुताबिकत रखते हैं? वाकई असली इनकम्स पर ये इनकम टैक्स दिए गए, आवाम तक इन लोगों ने हक़ाइक़ पहुँचाएँ? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो टैक्स है 5,35,000, मुझे यकीन है कि आप भी इससे ज़्यादा टैक्स पे करते होंगे। तो ये खुद से मुताल्लिक सच आवाम तक पहुँचा रहे हैं अवामी नुमाइंदे और अवामी रहनुमा? देखिए, यही बदकिस्मती है हमारी। नफ्सा नफसी जो है हमारा, जो ये एक ग्लैमराइज्ड किस्म का हमें एक शाहाना अंदाज अपनाने का जो एक बदकिस्मती से रिवाज आ पड़ा है, उसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई कमाहक अपने फ़राइज़ मनसबी को अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक आप का ऑपोजिशन और हुकूमत
मिलकर जब तक आप एक आवाम के बेहतरी और भलाई के लिए जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे, जब तक आप पॉलिसी साजी आवाम के साथ मिलकर नहीं करेंगे, तब तक आप बेहतर नहज पर पाकिस्तान को नहीं ले जा सकते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने ने बिल्कुल ठीक कहा, ये FBR ने नहीं दिया, ये सभी पार्लियामेंटेरियंस को जो है अपने डिक्लेरेशन हर साल के देना पड़ते हैं, जिसमें उन्हें इनकम टैक्स भी बताना पड़ता है। अपने एसेट्स में अगर कोई बढ़ोतरी हुई है, जायदाद में, एसेट्स में या किसी चीज़ में, ज़मीन में, तो बैंक बैलेंस में वगैरह वगैरह, वो भी आपको जो है बताना पड़ते हैं, आश्कार करना पड़ते हैं। तो ये देखिएगा, इसीलिए तो ये है, तभी तो मुश्तरी हुई है ताकि कौम इस पर अपनी जो है राय दे। अरे भाई, हमें खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, तो आप इस तरह ताइश से कैसे रह सकते हैं। और वैसे भी देखें, दजले के किनारे पर अगर कुत्ता भी एक जो है प्यास से मर जाए, तब भी हाकिम वक्त जो है उसका जो जवाबदेह होता है। लेकिन खुदा खान साहब से मुताल्लिक तो ज़ाहिर है अपोजिशन उनके इनकम टैक्स पर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रही है, वो पूछा जाएगा और पूछा भी है उनकी जमात से। लेकिन ज़ाहिर है आपसे आपकी जमात का सवाल किया जाएगा। बिलावल साहब का जो इनकम टैक्स है वो भी तो उनके लाइफस्टाइल से मैच नहीं करता। पूरी दुनिया को पता है मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर कितनी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने उनके कारोबार हैं। तो अब ये क्या वाकई एक्चुअल आप समझते हैं कि ये इस तरह अगर ये चलता रहा सिलसिला और सिस्टम पर हम डालते रहे, और सिस्टम की गलतियाँ भी तो आप ही लोगों ने ठीक करनी थी। माजी में आपकी नून लीग की हुकूमत रही है ना। लेकिन बात आपको पता है टैक्सेशन का सिस्टम क्या है? एग्रीकल्चर जो है उस पर नहीं होता है, वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं। और ये माशाल्लाह खुद नहीं है, ये इनके दादे, नाना, दादा, परदादे सारे इनके जो है माशाल्लाह, चाहे वो जरदारी साहब, हाकिम अली जरदारी हो, यानी आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद मोहतरम हो, वो भी पुराने जागीरदार भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। और इसी तरह जहाँ तक सर शाहनवाज भुट्टो साहब का ताल्लुक़ है, यानी रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब की अगर विरासत को देख लें, तो वो भी जो है कंबाइंड सिंध के सबसे बड़े जागीरदार थे। उनकी एग्रीकल्चरल एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ थी। आप कहते हैं शाहाना कम है, इट इज़ मोर ऑफ अ प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑफ लाइफ, जिसमें उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है लाजमी समझती है पार्टी कि उनको महफूज किया जाए। उनकी ज़िंदगी को हमने जो है, जाहिर है कि रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो थोड़ी सी हमारी गफलत से वो बाहर निकली हैं, उस सेफ जब वापस आई हैं और वो सन रूफ से बाहर निकली हैं गाड़ी से, तो उनका ब्लास्ट हो गया। तो अगर वो ना निकलती, जिस तरह के अमीन फ़हीम, मखदूम अमीन फ़हीम और नाहिद खान भी बैठी हुई थी, महफूज रहीं, तो इसलिए अब हम ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और जिस दौर की ये FBR की लिस्ट है सन 2019 की, उस वक्त FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब थे, जिनको 2019 के दरमियान में जिनका तकर्रुर किया गया था, और फिर 2020 के शुरू के 4 महीनों तक वो FBR के चेयरमैन रहे। एक ब्रेक के बाद वही हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि ये FBR की जो इनकम टैक्स लिस्ट सामने आई है, ये कितनी हक़ाइक़ पर मबनी है। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ FBR की जानिब से जो एक इनकम टैक्स लिस्ट अरकान असम्बली की जारी की गई थी, तो हर तरफ से उस पर बात हो रही है। उसमें चूँकि वज़ीर आज़म का टैक्स एक साल के मुकाबले में कई गुना बढ़ा है, तो उनकी आमदन क्या है और उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उससे मुतालिक अपोजिशन सवालात उठा रही है। और फिर वज़ीर आज़म खुद और उनकी पार्टी टैक्स नेट को बढ़ाना चाहती है। बहुत से सियासतदान ऐसे हैं, बहुत से अरकान असम्बली ऐसे हैं कि जिनका इनकम टैक्स इस लिस्ट में जो है वो उनके शाहाना लाइफ स्टाइल से और उनकी आमदनी से मुताबिकत नहीं रखता। तो इस पर भी सवालात उठाएं कि जब ये अरकान असम्बली जो खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं, जब ये खुद ही टैक्स पूरे हक़ाइक़ के साथ नहीं अदा करेंगे, तो फिर आवाम से कैसे तवक्को रख सकते हैं कि इस टैक्स को आवाम आएँ, आगे बढ़ें और टैक्स कलेक्शन में अपना किरदार अदा करें और कहीं कोई टैक्स चोरी ना की जाए। अब बहुत सारे लोग सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, ये सिस्टम ठीक करना भी नहीं सियासतदानों की जिम्मेदारी थी। वैल शब्बर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBR के हमारे साथ मौजूद है, ज़रा उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं कि इस लिस्ट में जो इनकम टैक्स है वो वाकई सियासतदानों की असल इनकम के मुताबिक है या नहीं,
और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एकदम से इनकम टैक्स इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, उन किसी भी एक शख्स की इनकम कई गुना एक साल में कैसे बढ़ सकती है जब वो प्राइम मिनिस्टर जैसी आम सीट पर मौजूद हो। शहबाज अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये लिस्ट 2019 की है और इत्तेफाक से आप भी मई 2019 से और अप्रैल 2020 तक FBR के चेयरमैन थे। तो शहबाज साहब, ये आपके दौर की बनाई हुई लिस्ट है, उस वक्त आप ही ज़ाहिर FBR को एज चेयरमैन लीड कर रहे थे? जी बिल्कुल सही, मेरे ज़माने की। जी अच्छा, तो शहबाज साहब, ये इसमें फिर ये जो वज़ीर आज़म का इनकम टैक्स एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर से हम शुरू करते हैं, तो ये एक साल पहले उन्होंने 2,82,000 के करीब टैक्स दिया, फिर 98 लाख से भी ज़्यादा उनका टैक्स बढ़ गया। तो ये उनकी आमदनी में कितना इजाफा हुआ है, ये इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है। देखिए, बात ये कि किसी भी इंसान का, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उसके टैक्स की इंफॉर्मेशन कोई भी आदमी रिलीज नहीं कर सकता। अगर वो रिलीज करेगा तो वो क्रिमिनल हो जाएगा। तो आप, मैं या कोई आदमी भी इमरान खान के टैक्स के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो सिर्फ इमरान खान बता सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट सीक्रेट है और वो उनका नुमाइंदा बताएगा या वो बताएंगे। मुझे यह हासिल नहीं है कि मैं बता सकूं कि इंक्रीज क्यों हो गया। अच्छा, लेकिन शहबाज साहब, ये इस पर तो ये कमेंट किया जा सकता है ना कि ये जो दीगर अपोजिशन के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, जो इन्होंने टैक्स अदा किया है और जो इनका एक लाइफ स्टाइल है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं मुल्क में और बैरून मुल्क, इनका अदा किया हुआ इनकम टैक्स क्या इनकी लाइफ स्टाइल से और इनकी ये जो टोटल प्रॉपर्टी है उससे मुताबिकत रखता है? देखिए, आपने पता नहीं, अगर मेरे ट्वीट्स को फॉलो करते तो मैंने आज 3 ट्वीट्स किए हैं इस मैटर के ऊपर, और आप मेरा ट्वीट पढ़ लें। उसमें मैंने लिखा है कि तकरीबन 40 या 45 लोगों के अलावा, 40-45 कर ले, 50 कर ले, चले 60 कर ले, उन लोगों के अलावा तमाम लोगों का जो टैक्स है वो सिर्फ वो टैक्स है जो वो सैलरी पे देते हैं, जो उनको गवर्नमेंट से मिलती है। इसका मतलब है उन लोगों की कोई आमदनी नहीं है। तो हम तकरीबन ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 250 के करीब या तकरीबन 200 के करीब ऐसे MNA और सेनेटर हैं जो पाकिस्तान में कोई आमदनी नहीं रखते। तो अगर ये पाकिस्तान के उन लोगों की टैक्सेशन है जो लोग पाकिस्तान चला रहे हैं, जो पाकिस्तान में कानून बना रहे हैं, जो पाकिस्तान में इलेक्ट होते आए हैं और जो आगे इलेक्ट होंगे, तो फिर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा, तो शहबाज साहब, ज़ाहिर है चूंकि आपके दौर की लिस्ट है, तो अपने इस 11 माह के दौर में आपने ये तकरीबन जो टोटल अरकान असेंबली हैं हमारे मुल्क के 1100-1200 के दरमियान बनते हैं, तो टैक्स नेट को जो बढ़ाने की हम बात करते हैं, इन पर आपने टैक्स का शिकंजा सख्त करने की बात कभी नहीं की? इनसे मुताल्लिक, इनकी इनकम से मुताल्लिक मैंने तो सब पे एक बहुत बड़ा काम करने की कोशिश की थी। जो लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं छोड़कर आ गया। मैंने इसको दूसरी तरह पकड़ने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि जो भी आदमी एक्सपेंसिव खर्चा करेगा वो अपना CNIC कार्ड देगा। अगर आपको याद हो, जो मैंने जिसके ऊपर हड़ताल हुई थी ट्रेडर्स की, तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई MNA कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई उसकी ज्वेलरी खरीदेगा, बेटे की शादी करेगा, कोई भी खर्चा करेगा 50,000 का, उस पर वो CNIC कार्ड देगा। ये मैं लेके आया था। आज भी मैं कह रहा हूँ, आप आज कर दें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मगर ये पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा, और जब ये होगा तो मेरा नाम आपको याद आएगा और पाकिस्तान याद करेगा कि एक आदमी आया था जिसने CNIC की शर्त लगाई थी, जो अभी भी कानून में मौजूद है, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आज आप शर्त लगा दें कि जब भी को खर्चा करेंगे 50,000 का, आप CNIC कार्ड देंगे, फिर आप देखें ये कैसे सही होते हैं। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। और शहबाज साहब, इस लिस्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2,000 रुपये टैक्स दिया है, हमाद अजहर ने ये कोई 29,000 के करीब टैक्स दिया है। तो ये FBR के कवानीन के मुताबिक क्या ये टैक्स चोरी के जुमरे में आता है? नहीं, मेरा अपना ख्याल है ये इन्फॉर्मेशन गलत है, कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका जो टैक्स होता है, उस्मान बुज़दार MPA है और MPA की जो सैलरी होती है उसको गवर्नमेंट से कटती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 2,000 टैक्स तो हो सकता है रिटर्न में गलती हो। देखिए, मेरी बात सुने, आप मेरे ट्वीट को दोबारा देखें। मैं ये कह रहा हूँ कि अक्सरियत ने टैक्स वो दिया है जो गवर्नमेंट की सैलरी ले। ये तो 2,000, ये तो आप लोगों का मसला ये होता है ना कि आप उन चीजों को लेके बैठ जाते हैं जो रेलिवेंट नहीं है। देखिए, बात ये है कि मेजोरिटी लोगों ने वो टैक्स दिखाया है जो गवर्नमेंट की सैलरी से कट रहा है, बाकी कोई टैक्स नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन लोगों की कोई आमदनी नहीं है, जो एक हंसने वाली बात है। ठीक है ना, तो ये मसला है पाकिस्तान का। और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हालात आप देख लें, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट 30 साल से यहाँ बैठी हुई है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में उन्होंने कितने पैसे कलेक्ट किए ये बता दें, वो फिर ये बता दें कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, गवर्नमेंट कैसे चलेगी। जो मैं पिछले 2-3 हफ्ते से बातें कर रहा हूँ, आप उन सारी बातों को चीजों से मिला लें, फिर आपको समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। तो शहबाज साहब, इसका मतलब जिस आमदनी को ये उस टैक्स से बचा रहे हैं और किसी की नजरों में भी नहीं लेकर आ रहे, तो ये फिर FBR को क्या करना पड़ेगा कि उस आमदनी को भी ये टैक्स नेट में लेकर आए, ताकि कम से कम ये 1,000-1,200 लोग जो अवामी नुमाइंदे हैं ये तो टैक्स दें। ये टैक्स देंगे तो फिर अवाम की तरफ आप टैक्स नेट को बढ़ाएंगे ना। यार, मेरी एक बात सुनो, तो पाकिस्तान के निजाम का पता है FBR का चेयरमैन क्या होता है? FBR का चेयरमैन एक 22 ग्रेड का अफसर होता है।
22 ग्रेड के अफसर को 22 ग्रेड का अफसर पाकिस्तान के 200 MNA के सामने खड़ा हो सकता है? आप किस दुनिया में बैठे भाई? लेकिन ऐसे लोग तो कम होंगे ना। आप किस, लेकिन शब्बर साहब जिसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे और वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता हो तो उसके हाथ में कोई अथॉरिटी पावर नहीं होती था ना। मैं तो अपॉइंटेड था ना डायरेक्ट। मैंने CNIC पे टैक्स लगाया था, उसके बाद हड़ताल हो गई, फजल रहमान साहब को धरना हो गया, आपको वापस करना पड़ा। तो अब बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था मुझे, मैं कर रहा था ना जी। जब पाकिस्तानी कौम ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं वापस आ गया। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? तो शब्बर साहब कौम ने साथ नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी साथ नहीं दिया। आप लोग सारे रुकावट ट्रेडर हड़ताल पे गए थे, जब मैंने CNIC कार्ड की लगाई थी, शर्त लगाई थी, और मैंने कहा था आप सब कहते हैं शब्बर साहब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत तेजी में आ गए, आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं कि आपको नहीं नजर आया। जब मैंने सब चीजें एक साथ शुरू की और मैंने ये काम करना शुरू किया था, आप सारे ही ट्रेडर के साथ बाइक लेके खड़े होते थे कि ट्रेडर हड़ताल कर रहा है, ये हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, मैं बाहर आ गया, मैं पाकिस्तान में बाहर बैठा हूँ, आपके हालात को देख रहा हूँ और आप कमेंट करते रहे, मैं उसको सुन रहा हूँ बैठ के बाहर। तो शब्बर साहब, लेकिन एक चेयरमैन FBR, वो आप हो या कोई भी हो, राह में सबसे बड़ी रुकावट होता कौन है? आप कह रहे हैं कि अवाम ने साथ नहीं दिया, अवाम होती है या वो आपके अंदर की ब्यूरोक्रेसी होती है, फिर ये सियासतदान होते हैं? मेरी बात सुनो ना, 250 MNA या 200 MNA अगर कोई चीज नहीं यार, इनको कंसर्न ही नहीं है भाई। मेरी बात कुछ समझ क्यों नहीं रहे? उनको मईशत से कंसर्न ही कोई नहीं है। अच्छा, वो तो पाकिस्तान में एक एलीट क्लास के नुमाइंदे हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। किस दुनिया में आप लोग बैठे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? आप लोगों को पाकिस्तान की हकीकत का अंदाजा है? आपने लोगों की शादियां देखी है, आप इनके घर देखे, इनकी गाड़ियां देखी हैं आपने? आप पाकिस्तान के माहौल में उठते बैठते हैं, आप किस दुनिया में बैठे हैं? तो आपने इनके घरों के जाके खाने देखे, रेस्टोरेंट, तो हम किस दुनिया, हम कौन सी बातें कर रहे हैं? तो मैंने जो तकरीर 15 दिसंबर को हमदर्द यूनिवर्सिटी में की थी, जो वायरल हुई है, वो मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ जो कह रहा हूँ। सही। तो शब्बर साहब, वाकई अभी उस तकरीर पर और उन तमाम बातों पर आप कायम है, लेकिन आप जब ये बात कर रहे हैं इस एलीट क्लास की, इसमें आप प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड कर रहे हैं या उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि वो हमें बार बार बताते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है और आपने बताया कि हम बस पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। देखिए, मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया आज नहीं हुआ है। पाकिस्तान दिवालिया 1970 के बाद से, जब से ईस्ट पाकिस्तान गया है, उसके बाद से पाकिस्तान ग्रेजुअली दिवालिया की तरफ जा रहा है। दिवालिया कोई कारोबार एक दिन में नहीं होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता दिवालिया होता जाता है और एक दिन में जाके दोबारा बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। अगर ये हालात जिस तरह हम चल रहे हैं और ये हमारे हालात रहे और ये हमारे आदत अतवार रहे, तो ये होगा, ये तो बिल्कुल होना है। तो इसमें अगर कोई समझता है, किसी का ख्याल है कि हम मईशत को इन छोटे मोटे तरीकों से सही कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी तो साथ में कह रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट के बगैर गुजारा नहीं है। ये भी दूसरा जुमला ये भी सुने ना, तो एक्सपोर्ट के बगैर गुजारा नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है? तो एक्सपोर्ट बढ़ाने का अगर 32 से 60 करनी है तो कैसे करेंगे? उस रास्ता भी तो निकाले ना। वो तो कहने से तो कुछ नहीं होता ना, निकालना पड़ेगा रास्ता ना। आपको नजर आ रहा है? आप बता दें, आप भी मईशत पे बात करते रहते हैं, बताएं आपको नजर आ रहा है? सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR, हमारे साथ मौजूद थे और जाहिर है कि सिस्टम पर वो तनकीद कर रहे थे कि इस सिस्टम को जो ठीक करने वाले हैं वही जब ऐसे ऑफिसर्स का साथ नहीं देते तो फिर बाद में इस सिस्टम से इसी तरह के नताइज सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासतदानों की के इनकम टैक्स, उनके जो असासे हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनका लाइफ स्टाइल है, ज़ाहिर उससे मैच नहीं करते। इस सिलसिले में मुस्तकिल बुनियादों पर वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और इस पर खुलकर भी इज़हार ख्याल करते रहते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।